जय हिंद बच्चा लोग। कक्षा 9 के बच्चे सारे प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं बच्चों। तो आइए, आपको आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं अध्याय 10 नागा अर्जुन। बच्चों, नागा अर्जुन के जीवन परिचय को हम लोग समझेंगे आज, और फिर इनके द्वारा रचित बादल को घिरते देखा कविता को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम ये फ्लो चार्ट जो हमारी परीक्षा का मेन मोटिव है, जिससे हमें परीक्षा में अंक प्राप्त होंगे, मैक्सिमम अंक प्राप्त होंगे बच्चों, इसको हम लेके चलते हैं। क्या है ये? हमको इससे प्राप्त होगा मैक्सिमम अंक। चलिए हम देख लेते हैं। अब थोड़ा सा हमने अपने पॉइंटर को थोड़ा सा मोटा कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और देखिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले नागा अर्जुन के संक्षिप्त परिचय को। क्या पढ़ेंगे? नागा अर्जुन के जो जीवन परिचय है उसको संक्षिप्त परिचय को पढ़ेंगे बच्चों। इसको कॉपी में उतारना भी है आपको। अभी लिखने पढ़ने की प्रक्रिया निरंतर जारी रखिएगा। क्यों? क्योंकि जितना आप मैक्सिमम लिखेंगे पढ़ेंगे, आपका बुद्धि भी का उतना अधिक तेज होता जाएगा। चीजें आपके मन मस्तिष्क पर ज्यादा समय तक बनी रहेंगी। और बच्चों, जो स्वयं का लिखा हुआ होता है उसको जब याद करो तो आप 2 गुना से चीजें कैप्चर कर पाते हो अपने दिमाग में, और आपको याद रहेंगी। क्योंकि ये सारी फैक्ट्स चीजें हैं, ये ऐसे 1-2 बार पढ़ने से नहीं होगा। इसलिए आप कॉपी में उतारिए और उसको बार बार पलटते रहिए, सुबह शाम पढ़ते रहिए। देखिए बच्चों, आइए हम प्रारंभ करते हैं। नागा अर्जुन देख लीजिए एक बार, और यहाँ पर नागा अर्जुन का जीवन परिचय हम पहले संक्षिप्त में समझेंगे और फिर नागा अर्जुन के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो बच्चों, इनका जन्म आप समझ गए हो 30 जून और 1911 को हुआ। कब? 30 जून 1911 को इनका जन्म होता है। किसका? नागा अर्जुन का। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, नागा अर्जुन। देखिए बच्चों, अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए इनका जन्म आपने समझ लिया कि 30 जून। यहाँ पर देखिए 30 जून, ध्यान दीजिए, 30 क्या है? जून है। और 1911 चीजों को याद रखने का ये देखिए बच्चों, ऐसे लिख लीजिए अलग से आप। इनका जन्म कब हुआ? 30 जून 1911 में हुआ था। और अब आगे बढ़िए बच्चों, देखिए इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो दरभंगा। बच्चों, ये सतलखा दरभंगा बिहार में पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम बच्चों वैद्यनाथ था। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे और थोड़ा सा क्लियरिटी लाते हुए पढ़ाएंगे फिर से। चलिए, इनका जो जन्म देखिए, 30 जून 1911, जन्म स्थान सतलखा दरभंगा, जो कि बिहार में पड़ता है बच्चों, बिहार में पड़ता है। वास्तविक नाम इनका वैद्यनाथ है। और इनकी मृत्यु बच्चों 5 अक्टूबर 1998 में हो जाती है। अब यहाँ पर आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि जब इनका जन्म होता है कब? 1900, मृत्यु कब होती है? 1998 में, और जन्म कब होता है? 1911 में। अब माइनस कीजिए, देखिए यहाँ पर 7 आ जाएगा और 9 में से यहाँ पर 9, 1 मिनट बच्चों, यहाँ पर 8 में से 1 गया 7, फिर 9 में से 1 गया 8, कुल 87 वर्ष की अवस्था तक ये। कितने वर्ष बच्चों? तो 87 वर्ष तक इनका जीवन रहा। और 87 वर्ष में इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कविताओं को लिखी है, जिसमें से एक कविता है बच्चों, बादल को घिरते देखा है। इसको भी हम पढ़ेंगे। तो आपने देखा संक्षिप्त परिचय को, नागार्जुन के संक्षिप्त परिचय को आपने समझ लिया। 30 जून 1911 जन्म, जन्म स्थान सतलखा दरभंगा बिहार में, वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र, और इनकी मृत्यु बच्चों 5 नवंबर 1998 को हो जाती है। और साथ ही साथ बच्चों, यहाँ पर ऐसे आप पॉइंट करते हुए हम आपको रिमाइंड करा दें, यहाँ पर आप जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर ऐसे पॉइंट करते हुए इनकी रचनाओं को भी लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर रचनाएं तो नहीं लिखी है, लेकिन रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, इसलिए आप इनकी रचनाओं को भी ऐसे लिख लेंगे। तो अब आइए, चलिए अब हम इनके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन से सुनने पर फोकस कीजिएगा बच्चों। चलिए, जीवन परिचय हम जानने जा रहे हैं आज नागा अर्जुन का। श्री वैद्यनाथ मिश्र का जन्म तरौनी जिला दरभंगा बिहार में 1911 में 30 जून सन 1911 ईस्वी में होता है। इनका आरंभिक जीवन बच्चों बड़ा ही अभाव, अर्थात बहुत ही आर्थिक स्थिति बहुत गरीबी में गुजरती है। अभाव अर्थात कमी होती है जीवन में चीजों का। तो जीवन के अभाव ने ही इन्हें आगे चलकर इनके संघर्षशील व्यक्तित्व का निर्माण किया। क्योंकि जब हम
हर प्रकार से सुख और सुविधाओं से लैस होते हैं, तो हमें संघर्ष का ज्ञान नहीं होता। संघर्ष में आगे कैसे बढ़ा जाता है, ये तो हम बच्चों हमें अभाव, कमियों से ये पता चलता है। जब हम कमियों में बड़े होते हैं, दुनियादारी देखते हैं, सीखते हैं, तब हम चीज़ों को सीख पाते हैं और संघर्षशील हो पाते हैं। तो वही बच्चों की ये अभाव के कारण ही आगे चलकर कैसे हुए संघर्षशील व्यक्तित्व का निर्माण ये कर पाए। आगे देखिए बच्चों, व्यक्तिगत दुख ने इन्हें मानवता के दुख को समझने की क्षमता प्रदान कर दी। अर्थात इनका जो स्वयं का दुख था, जब ये स्वयं अपने जीवन को अभाव ग्रस्त जीवन व्यतीत किए, तभी तो ये दूसरे के दुख को समझ पाए। अगर स्वयं इनका पूरा जीवन सुखमय व्यतीत हुआ होता, तो क्या ये दूसरे के दुख को समझ पाते? नहीं समझ पाते। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि व्यक्तिगत अर्थात इनके स्वयं का जो दुख था, उनके कारण इन्हें मानवता के दुख को समझने में की क्षमता प्रदान हुई। अर्थात इन्हें इतना समझ हुआ कि ये मानवता के दुख को समझ पाए। इनके जीवन की यही रागनी इनकी रचनाओं को मुखर बनाती है बच्चों। यही जो संघर्षशील जीवन है, ये दूसरे के दुख को अर्थात सहानुभूति, समान अनुभूति जो इनके अंदर थी, यही इनके जीवन की रागनी को क्या बच्चों मुखर बनाती है। और जो रचनाएं किए हैं, इन रचनाओं में भी इन्होंने इस चीजों को व्यक्त किया है। अब आगे समझते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों, क्लास 9 के। देखिए ध्यान से सुनिए आप लोग। चीजें एक बार में समझ में नहीं आए तो 2-3 बार इसको समझिएगा, क्योंकि अपने समझ का विस्तार आपको अभी से ही करना है। हिंदी में इन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से साहित्य सृजन किया। समझिए बच्चों, यहाँ पर हिंदी में इन्होंने किस नाम से? तो नागार्जुन नाम से। और मैथिली भाषा में इन्होंने यात्री नाम से, यात्री उपनाम से साहित्य का सृजन किया। अर्थात इन्होंने यात्री शीर्षक से बच्चों बहुत सारी रचनाओं को इसमें लिखा, किसमें? मैथिली भाषा में। और फिर आगे बच्चों 2 नवंबर सन 1998 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनका साहित्यिक परिचय भी समझ ले बच्चों। साहित्यिक परिचय करके ही आता है कवि परिचय, कवि का साहित्यिक परिचय और लेखक का साहित्यिक परिचय। यही करके आपके परीक्षा में बनता। आप अभी से अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि आपको क्लास 10 का जब एग्जाम देना रहेगा, तो आपका जो ब्रेन है वो विकसित रहे, आप समझ पाए चीज़ों को। अभी से इसलिए पढ़ना प्रारंभ कीजिए। चलिए बच्चों, यहाँ पर हमको थोड़ा सा छोटा करना पड़ रहा है, लेकिन आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन से सुनने पर फोकस कीजिएगा। अपने पेंसिल को थोड़ा सा पतला करेंगे और आपको समझाना प्रारंभ करते हैं। साहित्यिक परिचय को समझते हैं बच्चों। इनके हृदय में सदैव दलित वर्ग के प्रति संवेदना रही। क्यों? क्योंकि ये बचपन से ही अभाव में जीवन इनका व्यतीत हुआ। ये दुखी वातावरण को चारों तरफ अपने भारी प्रकार से देखे समझे, इसलिए इनके अंदर, इनके हृदय में दलित वर्ग जो थे बच्चों, उनके प्रति इनके हृदय में संवेदना बनी रहती थी, अर्थात सहानुभूति बनी रहती थी। अपनी कविताओं में अत्याचार पीड़ित त्रस्त व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करके ही संतुष्ट नहीं हो गए, बल्कि उनको अनीति और अन्याय का विरोध करने की प्रेरणा भी दी। मतलब उनके प्रति सिर्फ सहानुभूति व्यक्त इन्होंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनको प्रेरित भी किए। क्यों? कि ये जो अनीतियां चल रही है, जो अन्याय हो रहा है, इसके प्रति आप विरोध करें, आप आवाज उठाएं। समसामयिक राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं पर इन्होंने बहुत कुछ लिखा। कहा किसके बारे में लिखा बच्चों? जो वर्तमान में उस समय की जो सामाजिक घटनाएं थी, राजनीतिक समस्याएं थी, सामाजिक जो समस्याएं थी, अवधारणाएं थी, जो राजनीतिक सामाजिक उस समय के बच्चों, उस पर इन्होंने बहुत कुछ लिखा। और व्यंग करने में इन्हें संकोच नहीं, अर्थात ये राजनेताओं के बारे में कभी व्यंग करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते थे। तीखी और सीधी चोट करने वाले ये अपने समय के प्रमुख व्यंगकार कवि में से आते हैं बच्चों। ये सीधा कोई बात कहते थे, चाहे वो तीखा हो, चाहे मतलब वो जैसा भी लगे। इनकी रचनाओं पर उत्तर प्रदेश का भारत भारती, मध्य प्रदेश का कबीर तथा मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार भी मिला है, और बिहार का राजेंद्र प्रसाद सम्मान भी इन्हें मिला है। क्या क्या मिला? बहुत कुछ मिला बच्चों, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बन सकता है। भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश का मिला, मध्य प्रदेश का कबीर सम्मान मिला, और मैथिली शरण गुप्त का पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ, और बिहार का बच्चों राजेंद्र प्रसाद सम्मान इनको प्राप्त हुआ। इन्होंने 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1994 में साहित्य अकादमी फेलो के रूप में नामांकित और
कर सम्मानित किया गया इन्हें। किसको? नागार्जुन को। किसकी बात हो रही है बच्चों? यहाँ पर नागार्जुन की बात हो रही है। अब हम देखते हैं बच्चों आगे, नागार्जुन के जीवन, धरती के, जनता के तथा भ्रम के गीत गाने वाले ऐसे कवि जिनकी कविताओं को किसी वाद की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। ऐसे स्वतंत्र व्यक्तित्व की भांति इन्होंने अपनी कविता को स्वतंत्र रूप से लिखा, बिना डर के लिखा। जो वास्तविकता थी इन्होंने बिना डरे ही लिखा। अब इनकी रचनाओं पर फोकस कीजिए बच्चों आप। क्या? इनकी रचनाओं पर फोकस कीजिए। रचनाएं: रतिनाथ की चाची, बलचंद मां, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, दुख मोचन और वरुण के बेटे। दुख मोचन, उग्र तारा, कुंभी पाक, पारो, आसमान में चांद तारे, जमनिया बाबा, ये सब इन्हीं का है बच्चों। किसका? नागार्जुन का है। जमनिया बाबा, आसमान में चांद तारे, कुंभी पाक, पारो। अब देखिए बच्चों, काव्य में देख लेते हैं। काव्य में इन्होंने क्या लिखा? तो युग धारा लिखा। युग धारा नागार्जुन, याद रखिएगा। सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, ये काव्य में अर्थात कविता में है बच्चों। खून और सोने, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है बच्चों। और तुमने कहा था, नागार्जुन ने लिखा है। पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, इस गुबार की छाया में, ओम मंत्र, ओम मंत्र, भूल जाओ पुराने सपने, गर्भ रत्न, खिचड़ी विपुलो हम देखा हमने, तालाब की मछलियां, भस्मांकुर, पका है कटहल। ये सब इनके काव्य हैं बच्चों। मैथिली में क्या क्या रचनाएं हैं ये आप जान लीजिए। पत्रहीन नग्नगाछ कविता संग्रह है बच्चों। मतलब ये पत्रहीन नग्नगाछ नाम से एक शीर्षक नाम से एक कविता, मतलब कविता संग्रह है। बहुत सारी छोटी छोटी कविताओं को किसमें इकट्ठा किया गया, संकलित किया गया है? तो पत्रहीन नग्नगाछ नाम से। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं आपको। अब आगे बढ़ते हैं। पारो नवतुरिया उपन्यास, पारो नवतुरिया, ये सब क्या है? उपन्यास है। बांग्ला रचनाओं में मैं मिलिट्री का पुराना घोड़ा हूँ, ये बांग्ला भाषा में था, जिसको इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। क्या? बांग्ला भाषा में रचनाएं थी क्या? मैं मिलिट्री का पुराना घोड़ा, तो इसको इन्होंने हिंदी में क्या क्या ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया। ऐसा क्या क्या कह दिया मैंने, नागार्जुन रचना संचयन है बच्चों। अब व्यंग्य में इन्होंने अभिनंदन लिखा है। निबंध संग्रह में अन्नहीनम क्रिया नाम लिखा है। और बाल साहित्य में देखिए बच्चों, बाल साहित्य भी इन्होंने लिखा है बच्चों के लिए भी। कथा मंजरी भाग 1, कथा मंजरी भाग 2 लिखा। मर्यादा पुरुषोत्तम को भी लिखा। विद्यापति की कहानियों को लिखा इन्होंने। और इनकी समस्त रचनाएं बच्चों नागा अर्जुन रत्नावली 7 खंड में जो है उसको इकट्ठा किया गया है। किसमें? नागा अर्जुन, जिनकी जो सारी रचनाएं हैं, किसकी? नागार्जुन की। नागार्जुन की जो सारी रचनाएं हैं बच्चों, उसको नागार्जुन रत्नावली नाम से इसको 7 अलग अलग खंडों में, अलग अलग भागों में इकट्ठा किया गया, जितनी सारी रचनाएं हैं। सन 1935 में इन्होंने दीपक अर्थात मासिक पत्रिका जो आती है दीपक, और 1942-43 में विश्व बंधु जो साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार आने वाली पत्रिका का संपादन करते हैं। अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दीपक या विश्व बंधु पत्रिका के संपादक कौन है, तो आप बताएंगे नागार्जुन है। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा हम लोग और सुन लेते हैं इनके बारे में। धैर्य बनाकर आप निरंतर फोकस कीजिए सिर्फ सुनने मात्र पे। नागार्जुन की शैली कैसी है? तो नागार्जुन की शैली उनके व्यक्तित्व की अमिट छाप है। वह अपनी बात अपने ढंग से करते थे, इसलिए काव्य शैली किसी से मेल नहीं खाती। इनकी कविताएं प्रगति और प्रयोग के मणिकांचन सहयोग के कारण एक प्रकार के सहज भाव सौंदर्य से दीप्त हो उठी है। वह अपनी ओर से अपनी शैली का में भाषा का ना तो श्रृंगार करते दीप पड़ते हैं और ना ही रस परिपाक की योजना का अनुष्ठान करते ही। और इनके भाव स्वयं ही अपनी अभिव्यक्ति के अनुकूल अपनी भाषा के रूप निर्माण कर उसमें रस की प्रतिष्ठा कर लेते हैं। इसीलिए उनकी शैली बच्चों स्वाभाविक और पाठकों के हृदय को छू लेने वाली है और उद्दीप्त करने वाली है। और इन्होंने अधिकांश मुक्त काव्यों की रचना की है। कैसी? मुक्त काव्य की रचना की है। मुक्त काव्य 2 प्रकार के होते हैं, भाव मुक्त काव्य और प्रबंध मुक्त काव्य। भाव मुक्त भी 2 प्रकार के होते हैं, गे और सुबाठ, मतलब पढ़ने में अच्छा हो और गे पद में हो। नागार्जुन की अधिकांश भाव मुक्त सुबाठ ही है और इनके सुबाठ भाव मुक्त उनकी भाव अभिव्यक्ति के अनुरूप कई प्रकार के हैं। कुछ भाव मुक्त के प्रगति और प्रयोग का मणिकांचन संयोग है, कुछ में प्रगतिवादी स्वर मुखरित हो उठता है,
कुछ में ग्राम्य और नागरिक जीवन की संघर्षमयी परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण भी प्रस्तुत किया गया है। यथार्थ मतलब बच्चों सत्य घटनाओं को, परंतु क्या कुछ में प्रणय निवेदन को भी दिखाया गया, कुछ में प्रकृति चित्रण किया गया और कुछ में शिष्ट गंभीर हास्य और सूक्ष्म तीखे व्यंग्य भी दिखाई पड़ते हैं। अपने मुक्तकों में उन्होंने मात्रिक छंदों को स्थान देने के साथ अतुकांत छंदों को भी स्थान दिया। युग धारा में उनकी काव्य शैली की समस्त विशेषताएं देखी जा सकती हैं। तो अब देखिए आगे बढ़िए बच्चों, उनकी काव्य शैली में ना तो अलंकारों के प्रयोग के प्रति विशेष आग्रह है, ना ही रस के प्रति प्रतिपादन, अर्थात ना ही इन्होंने बहुत ज्यादा अलंकार, ना ही बहुत रस को ही लिखा है। फिर भी अलंकार में उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि के अनेक उदाहरण मिल जाते हैं। रसों में श्रृंगार, वरुण, हास्य, वीर, रौद्र, शांत, इस प्रकार के रस भी स्वाभाविक ढंग से प्रयोग हुए हैं। नागार्जुन जी ने अपने काव्य विषय को तत्व संबंधी प्रदीपों के माध्यम से उभारने में अच्छी सफलता प्राप्त की है। उन्होंने अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की भांति अपने काव्य शैली को भी स्वतंत्र रखने की चेष्टा की है। नागार्जुन की भाषा बच्चों देखिए, तो नागार्जुन की भाषा जो है अधिकांश लोक भाषा के अधिक निकट है, इसीलिए उनकी भाषा सहज, सरल और बोधगम, स्पष्ट, स्वाभाविक और मार्मिक प्रभाव डालने वाली है। कुछ थोड़ी सी कविताओं में संस्कृत के क्लिष्ट तत्सम भी मिलते हैं। संस्कृत के शब्द अर्थात क्लिष्ट तत्सम बच्चों, जो हिंदी में संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो सीधे सीधे प्रयोग कर लिए जाते हैं, तो उसको तत्सम कहते हैं। विष, तंतु, मदिरा और उन्माद आदि शब्दों का भी प्रयोग अधिक मात्रा में अवश्य किया गया, किंतु ऐसे शब्दों के प्रयोग से उनकी भाव अभिव्यक्ति में बाधा नहीं पड़ी है। संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषाओं की ज्ञाता होकर भी उन्होंने पांडित्य प्रदर्शन की लालसा नहीं रखी, मतलब अपने आप विद्वता को प्रकट नहीं किया। वो सीधा हिंदी और मैथिली में कविताओं को लिखे हैं। जिन कविताओं में संस्कृत की क्लिष्ट तत्समों की अधिकता रही, उनमें पांडित्य प्रदर्शन के प्रति उनका आग्रह न होकर भाव अभिव्यक्ति के अनुरूप ही भाषा की प्रतिष्ठा और स्वाभाविक प्रतिष्ठा का स्वाभाविक प्रयास किया गया है। बच्चों, उन्होंने अपनी भाषा में तद्भव और ग्रामीण शब्दों का भी यथातथ प्रयोग किया है, किंतु ऐसे शब्द उनकी भाव अभिव्यक्ति में बाधा न होकर उनमें एक विविध प्रकार की मिठास को उत्पन्न करती है। कुछ कविताओं को छोड़कर उनकी शेष कविताओं में लोकमुख वाणी दी गई है, मतलब लोक भाषा में उन्होंने कविताओं की रचना की है। उनकी भाषा में ना तो शब्दों की तोड़ मरोड़ है और ना ही उस पर मैथिली का बहुत ज्यादा प्रभाव है। बादल को घिरते देखा बच्चों, अब आइए इसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि यही हमको नेक्स्ट क्लास में समझना है। तो बादल को घिरते देखा कविता में नागार्जुन ने बादल के कोमल और कठोर दोनों रूपों का वर्णन किया है बच्चों, जिसमें हिमालय की बर्फीली घाटियां, झीलों, नहरों और देवदार के जंगलों के साथ साथ किन्नर किन्नरियों के जीवन का यथार्थ चित्रण भी यहाँ पर इसके माध्यम से शामिल है बच्चों। अर्थात बादल को घिरते देखा में इन्होंने बादल के कठोर रूप और कोमल रूप को प्रदर्शित किया है और साथ ही साथ बच्चों किन्नर और किन्नरियों के जीवन के जो सत्यता है उसको भी प्रस्तुत किया है। तो आइए अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बादल को घिरते देखा, मुझे पूरा विश्वास है बच्चों चीजें आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं और निरंतर पूरे धैर्य के साथ आप वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निरंतरता ऐसे बनाए रहिए, यही आपको आगे ले चल के हिंदी के प्रति जागरूक भी करेगी। और हिंदी मजबूत हो गया बच्चों तो समझ लीजिए और अन्य विषय भी आपके बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएंगे। इसीलिए हम आपको बार बार दोहराते हैं कि आप हिंदी के प्रति जागरूक होइए और अपने रुचि को उसमें लगाइए, मन लगाइए और धैर्य के साथ वीडियो को देखिए, सुनिए, पढ़िए बार बार। तो मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों। चलते चलते छोटी सी रिक्वेस्ट, जी हाँ बच्चों, चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। जय हिंद।